फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। फ्रेंड्स, आज जो हमने 5 बजे के लिए लाइव क्लास प्लान की थी वो नहीं हो पाई। उसका मुझे खेद है क्योंकि एरिया में कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, उसकी वजह से नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो आपने जो पेशेंस रखा, आपने जो अपना समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, प्रश्न वही रखे गए हैं, बस इसमें थोड़ी सी कमी क्या रहेगी, इंटरेक्शन की। हम एक दूसरे के उत्तरों को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शारीरिक सुंदरता के साथ साथ डैश सुंदरता भी आवश्यक है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। अब देखिए, इक प्रत्यय जो आया हुआ है शारीरिक शब्द में, तो आपको वही शब्द लेना है जिसमें इक प्रत्यय आया हुआ है। तो 3 ऑप्शन तो आपके पास आ गए इक प्रत्यय के हिसाब से। लेकिन इक प्रत्यय की एक खासियत भी है कि इक प्रत्यय जिसमें जुड़ता है, जिस शब्द में जुड़ता है, उसके पहले अक्षर में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पर मुख्य शब्द तो व्यवहार है। इक प्रत्यय जुड़ेगा तो जो उसका अ वाला शब्द है, पहला शब्द, देखो आधे अक्षर को नहीं माना जाता है, जो पूर्ण वर्ण होता है उसी को माना जाता है। तो ये अ की मात्रा का है। इक प्रत्यय लगने से अ की जो मात्रा है वो आ में बदल जाती है। तो क्या आ जाएगा, या आएगा, व्यावहारिक। तो उत्तर स हो गया। चलिए अगला है, वहां अनेकों लोगों की भीड़ लगी थी। वाक्य में त्रुटिपूर्ण शब्द छांटिए। कौन से शब्द में गलती है, मिस्टेक है, वो आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर किस में गलती है। वहां अनेकों लोगों की भीड़ लगी थी। सारे शब्द सही लग रहे हैं, लेकिन एक शब्द है, देखिए अनेकों जो है, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक होता है। अनेक लोगों की भीड़ लगी थी, ये वाक्य सही होगा। तो यहाँ पर ब जो है पार्ट, उसमें गलती है। अनेक लोगों की भीड़ लगी थी, या फिर हम अपना सेंटेंस बनाना चाहें तो अनेक न भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि लोगों से क्लियर हो रहा है कि वहां पे बहुत सारे लोग थे। लोगों बहुवचन शब्द है। चलिए अगला है, तुम्हारे को क्या चाहिए, रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनकर वाक्य शुद्ध कीजिए। मतलब तुम्हारे को, इसमें को भी शामिल है। तुम्हारे को अंडरलाइंड वर्ड है, तो इसकी जगह पे कौन सा शब्द हम रखेंगे तब ये वाक्य शुद्ध होगा। तुम्हारे को देखिए सही वाक्य नहीं, हम यूज करते हैं, तेरे को भी यूज करते हैं, तुम्हारे को भी यूज करते हैं, लेकिन जो सही शुद्ध वाक्य है वो तुम्हारे को की जगह हम तुम्हें करेंगे तब होगा। ठीक है। अगला है, लड़की ने खिलौने खरीदे। वाक्य में वाच्य बताइए। वाच्य बताना है। वाच्य मीन्स वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कौन सी वॉइस है वो आपको बतानी है। अब लड़की ने, देखिए जब भी कर्ता के बाद आपको ने कारक चिन्ह मिल जाएगा तो आपको बिना सोचे समझे कर्तृवाच्य कर देना है। लड़की ने खिलौने खरीदे, खिलौने फिर यहाँ पे कर्म आ गया है और खरीदे क्रिया आ गई। तो कर्म और कर्ता के बीच में जब भी आपको ने योजक चिन्ह मिलेगा तो वाच्य हमेशा कर्तृवाच्य होगा। कई बार ये ने होता भी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं इसका यूज हो हमेशा। लड़की खिलौने खरीदने बाजार गई, तो यहाँ पे ने हमने यूज नहीं किया, लेकिन ये कर्तृवाच्य है। चलिए अगला है, विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य किया जाता है। वाक्य में वाच्य बताइए। विद्यार्थी कर्ता है, गृह कार्य कर्म है, किया जाता है क्रिया है। अब यहाँ पर जो कारक चिन्ह आया है वो अगर ने आ जाता तो हमारा वाच्य कौन सा हो जाता, कर्तृ। लेकिन यहाँ पे द्वारा आया है, द्वारा आने पर क्या होता है, हमेशा कर्म वाच्य होता है। अब नेक्स्ट तीसरा जो वाच्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझसे अब चला नहीं जाता। वाक्य में वाच्य है। हमने कर्म वाच्य देख लिया कि जहां पर द्वारा होगा कर्म वाच्य, जहां पर ने होगा वहां पे कर्तृवाच्य। अब तीसरा जो है
वो है भाववाच्य, जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की। तो जहाँ पर आपको कर्ता के बाद से मिल जाए और क्रिया एक वचन में मिलेगी, वहां पर वाच्य हमेशा कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है, श, स, स, ह व्यंजन निम्न में से किस श्रेणी में आने वाले व्यंजन हैं? व्यंजनों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी उनको बहुत अच्छे से ये चीजें आती होंगी। तो स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्ग हैं, क से लेकर के प तक जो 5 व्यंजन है, वो सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ, यर लव को अंतस्थ कहा जाता है, क्योंकि यर लव जब हम बोलते हैं तो मुंह में बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होता और हवा बाहर नहीं निकलती है, न हमें ज्यादा हवा की जरूरत होती है, इसलिए अंतस्थ, अंदर ही अंदर जो बोले जाते हैं वो अंतस्थ व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो वो ये चारों व्यंजन हैं। तो हमारा स विकल्प जो है वो सही हो जाता है। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे क्षत्र, ज्ञ। चलिए अगला है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। घोड़ा शब्द का तत्सम शब्द है। तो घोड़ा जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? मीन्स घोड़ा की जगह पे संस्कृत में क्या यूज किया जाता है, ऐसा ही एक शब्द है, तो वो हो जाता है घोटक। ठीक है, अगर घोटक का आपको तद्भव शब्द पूछा जाए तो आप घोड़ा लिखेंगे और घोड़ा का तत्सम घोटक लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दंत शब्द में समास है। अब आप सोचें कितना इजी है ना, एक दंत में भी एक है, संख्या दे दी है, तो सोचना क्या है? द्विगु होगा, है ना, द्विगु होगा, क्योंकि मैम ने बताया है बार बार कि जहां संख्या वहां पे द्विगु, 1 2 3 द्विगु समास। लेकिन बेटा यहाँ पर द्विगु समास अगर आप उत्तर कर देते हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। सही उत्तर बहुव्रीहि है। वो कैसे? एक दंत किसके लिए यूज करते हैं? एक दांत किसके है? गणेश जी के है ना। तो एक दंत न एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ना दंत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन हो गया? एक तीसरा ही पद आ गया इन 2 की जगह पे। कौन? भगवान गणेश। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। जहाँ पर तीसरा पद आ जाता है वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। इस संसार में एक दंत और कोई नहीं है, केवल एक भगवान गणेश हैं। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए 10वां प्रश्न है, दूध हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर नहीं है वाला है बेटा, वरना कई लोग क्या करेंगे? अरे वाह, दूध का पर्यायवाची बताना है, दुग्ध। ये लो उत्तर हो गया हमारा दुग्ध। कितना इजी था। और यहीं पे आपका 1 नंबर कट गया, क्योंकि इसने पूछा है पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुग्ध भी है, पेय भी है, क्षीर है, ये दूध के पर्यायवाची हैं। याद कर लीजिएगा, दुग्ध, पेय, क्षीर। तो धरा जो है उसका मतलब होता है पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा। भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, ऐसे याद कर लीजिए पर्यायवाचियों को। ठीक है, तो ये धरा का पर्यायवाची होने की वजह से ये उत्तर सही हो गया। अगर दुग्ध कर दिया है तो आपका उत्तर गलत है। 11वां प्रश्न है, कल शब्द का अर्थ देने वाला शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जिसके लिए हम कल का प्रयोग नहीं कर सकते? मशीन के लिए भी कल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कल पुर्जे, कल पुर्जे मतलब मशीन के पुर्जे। आने वाला दिन कल होता है, बीता हुआ दिन कल होता है। काल जो है वो समय और मृत्यु होता है, तो कल इसका अर्थ नहीं देता है। चलिए 12वां प्रश्न है, लक्ष्मण राम के अनुज थे। रेखांकित शब्द का विपरीतार्थी शब्द होगा। लक्ष्मण राम के अनुज थे मतलब लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। तो फिर जो छोटा भाई नहीं होता वो कैसा होता है? फिर बड़ा भाई होता है ना। इसका विलोम शब्द अगर हम देखें तो अनुज मतलब, अनु मतलब बाद में, अज ज मतलब जन्म लिया हुआ, जिसने बाद में जन्म लिया है। तो जो पहले जन्म लेगा वो क्या होगा? उसमें ज तो आएगा ना, जन्म लेने वाला। और अनु का जो विपरीत उपसर्ग है वो होगा अग्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अग्रज। कोई कोई इसको अंग्रेज भी पढ़ जाएंगे, है ना। चलिए, तो अग्रज का विलोम पूछा जाए तो अग्रज होगा। अग्रज मतलब जिसने
पहले जन्म ले लिया है। तो फिर वाक्य हमारा बदल जाएगा। अगर हम अनुज की जगह अग्रज यहाँ पे कर देते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, राम लक्ष्मण के अग्रज थे। चलिए अगला प्रश्न वाक्यांश का है, जो कानून के अनुसार न हो उस काम को क्या कहते हैं, उस काम को क्या कहते हैं। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, कानूनी होगा, वैध होगा, अवैध होगा कि अदम्य होगा। कानूनी होता है कानून से संबंधित, तो ये तो नहीं होगा। वैध होता है जो कानून के हिसाब से हो, उसके अनुसार हो। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ हमारा उत्तर। अगला है अवैध, जो कानून के अनुसार न हो, कानून के हिसाब से जो चीज़ नहीं होती वो अवैध होती है। तो हमें उत्तर मिल गया है। लेकिन एक बार अदम्य को बता देती हूँ। अदम्य होता है जिसका दमन करना मुश्किल है, जिसका दमन नहीं किया जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता, वो अदम्य होता है। भगत सिंह में अदम्य साहस था। ठीक है, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है, वाक्य प्रयोग है। चलिए अगला है, सदा एव की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। बेटा जहां पर भी पहले शब्द के अंत में आ या अ में से और दूसरे शब्द के ए या ऐ में, दूसरे शब्द के जो पहला वर्ण है, जो स्वर है सॉरी, वो ए या ऐ होगा, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, फिर ऐ की मात्रा बनेगी। ठीक है, तो वहां पे संधि फिर कौन सी हो जाती है, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे उत्तर स तो सही हो गया। अब वृद्धि संधि की एक और पहचान बता देती हूँ कि जहाँ पे आपको ऐ की मात्रा दिखे या फिर औ की मात्रा दिखे, वहां पे हमेशा वृद्धि संधि होगी। आपसे पूछा जाए तथैव शब्द में कौन सी संधि है, तो आपने दो चोटी देखी और वृद्धि संधि कर दिया। वृद्धि के बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो उसकी मम्मी उसकी दो चोटी बना के रखती है। ठीक है, तो वृद्धि संधि में आपको ऊपर दो मात्राएं मिलेंगी। 15वां प्रश्न है, संसार का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर देखने में आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, है ना, लेकिन ऑप्शन अ करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, जब आपको पहले पद के अंत में म हो और दूसरे पद के शुरू में अंतस्थ या उष्म व्यंजन में से कोई हो। अंतस्थ कौन से हैं, य लव, और उष्म है श स ह। इनमें से कोई होगा तो जो म है ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है, और इसका जो उच्चारण है वो कैसा होता है, न जैसा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मामले की जांच पड़ताल की गई, यह वाक्य किस वाच्य में लिखा गया है। अब देखो, ने आ गया तो कर्तृवाच्य, द्वारा आ गया कर्मवाच्य, से आ गया भाववाच्य। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई नहीं, यहाँ पर होगा कर्मवाच्य। इसका कारण मैं बता देती हूँ कि जब कर्ता दिया हुआ नहीं रहता है, ऐसे वाक्य में आपसे वाच्य पूछा जाए तो आपको कर्मवाच्य करना है। और इसका प्रयोग ज़्यादातर कानूनी भाषा में किया जाता है। जो सावधानी के जो बोर्ड्स लगाए जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा करना मना है, ऐसे मत कीजिए, आगे मत जाइए, आगे खाई है, ये सारे जो होते हैं ये कर्मवाच्य के वाक्य होते हैं कि यहाँ पे कर्ता नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आपकी बारी आ गई, थोड़ा जाग जाइए। ये 3 प्रश्न दिए हैं मैंने, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है ना। खाली सुनना ही नहीं होता, लिखना भी होता है। तो जल्दी से उत्तर कमेंट करके मुझे बताइए। बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाया तो देश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अंकुश शब्द का विलोम शब्द क्या है, अंकुश का विलोम शब्द आपको बताना है। अंधेरी रातों वाले पखवाड़े को कहते हैं, पखवाड़ा होता है 15 दिन का समय। ठीक है, 15 दिन के पीरियड को पखवाड़ा बोलते हैं। और अंधेरी रातों वाले से मतलब है जिसमें चंद्रमा छोटा होता जाता है। ठीक है, तो आपको उसको उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, इतने सारे अंधेरी रातों वाले पखवाड़ा, इसकी जगह एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या है, वो आपको बताना है। मुझे आभास ही नहीं हुआ कि वह कब आकर चला गया। अब देखो, आभास जो शब्द है उसका समानार्थी बताना है। एक प्रश्न और मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, आपको ये वाक्य कौन सा है वो बताना है। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है ये आपको उत्तर देना है। चलिए 17वां प्रश्न है, चौराहा आया और आंखें शिवाजी की मूर्ति की ओर उठ गई। रचना के आधार पर वाक्य बताइए।
मैं रचना के आधार पर वाक्य ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को पहचानने थोड़े मुश्किल होते हैं। अगर इनको अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो आप बहुत जल्दी इनका उत्तर बता देंगे। तो इस बार मैंने रचना के आधार पर ही वाक्य शामिल किए हैं, अगली बार दूसरे वाक्य देखेंगे। अब यहाँ पर 2 वाक्य हैं, देखिए, चौराहा आया, ठीक है, एक वाक्य कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और दूसरा है आंखें शिवाजी की मूर्ति की ओर उठ गई, है ना। अब इन दोनों वाक्यों को एक योजक शब्द और जोड़ रहा है, और जहां आपको और दिख जाए ना 2 वाक्यों के बीच में, 2 वाक्यों के जोड़ने वाला, तो आपको उत्तर कर देना है संयुक्त, ठीक है। केवल और नहीं देखना है, और की पोजीशन भी देखनी है कि वो 2 वाक्यों के बीच में आना चाहिए। अगर वो 2 संज्ञाओं के बीच में आ रहा है ना, तो आप संयुक्त वाक्य नहीं कर सकते हैं। फिर हो सकता है वो मिश्र वाक्य भी हो सकता है वो सरल वाक्य भी हो, ठीक है। अगर वाक्यों के बीच में और आ गया तो फिर संयुक्त वाक्य होगा। जैसे सीता और गीता माला बना रही हैं, अब ये संयुक्त वाक्य का नहीं होगा। आपने देखा ये और बताया था मैम ने कि जहां और आए संयुक्त वाक्य कर देना, और यहीं पे आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीता और गीता 2 संज्ञा हैं, कर्ता हैं, उनके बीच में और आ रहा है। तो कर्ता के बीच में और आएगा तो आपको वहां पर संयुक्त वाक्य नहीं करना है, वो फिर सरल वाक्य है। चलिए, अब है 18वां प्रश्न। जब मूर्तिकार ने सुना तब उसने जवाब दे दिया। रचना के आधार पर वाक्य बताना। बेटा मैं कई बार बता चुकी हूँ, मिश्रा जी का बहुत रेस्पेक्ट किया करो, मिश्रा जी बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। तो जहां पर भी कोई ज वाला योजक शब्द आ जाए तो वाक्य हमेशा मिश्र होगा, ज्यों, जैसे ही, जब, जभी, ज्यों। तो जहां पर ये दिख जाए ज वाले योजक शब्द, आपको मिश्र वाक्य कर देना है। चलिए, अगला है कानन कुंडल कुंचित केसा में कौन सा अलंकार है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना, ये क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक जो वर्ण है उसका रिपीटिशन हुआ, उसकी पुनरावृत्ति हुई है, और इससे इस पंक्ति में एक सुंदरता आ जाती है, इसको एक अलंकरण इसका अलंकरण हो जाता है। तो फिर ये अलंकार कौन सा है? ये अलंकार होता है अनुप्रास। अनु का मतलब पीछे, प्रास का मतलब आना, आवाज जो आती है ना बार बार पीछे पीछे जो आवाज आती है, तो वो होता है अनुप्रास। तो कानन कुंडल कुंचित केसा में क के रिपीटेशन होने की वजह से अनुप्रास अलंकार हो गया है। चलिए, अब अगला देखते हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? बेटा मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जिन्होंने अलंकार नहीं पढ़ा है, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलंकार पर जो वीडियो है उसका लिंक दिया है, वहाँ से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा मैं उनके लिए थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, जब किसी निर्जीव वस्तु को एक मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज ऐसी दिखाई जाती हैं जैसे वो मनुष्य हो, तो वहाँ पर अलंकार आपको कौन सा करना है? मानवीकरण। मतलब किसी निर्जीव चीज का जो मानवीकरण किया जाता है, मानव की तरह दिखाया जाता है, तो मानवीकरण अलंकार होगा। इसको पहचानना बहुत आसान है, अनुप्रास अलंकार को पहचानना बहुत आसान है, ठीक है। ये 2 आपके जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको याद हो गए। अगला देखते हैं। हाथ हमेशा दान की मुद्रा में होने चाहिए। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। अब कई क्या करेंगे? हाथ हमेशा दान की मुद्रा में होना चाहिए, हाथ का पर्यायवाची। अच्छा, पर्यायवाची पूछा है, चलो चलो, ये हो गया हस्त। मेरा उत्तर हस्त सही हो गया और एकदम करेक्ट। और यही आपका 1 नंबर कट गया है। क्यों कट गया है? क्योंकि पूछा है पर्यायवाची नहीं है। हस्त है कि हस्त भी हाथ के लिए यूज होता है, कर हाथ के लिए होता है, कर कमल सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। हाथी, हाथी जो एक जानवर है उसके लिए हाथ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हम। पानी भी जो होता है वो हाथ के लिए प्रयुक्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे ना, पानी तो पीने का होता है ना। पानी वो पानी होता है, ये पानी है, ठीक है। पानी होता है हाथ। चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिनके भगवान विष्णु, ठीक है। तो हाथी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो जिन्होंने हस्त कर दिया है वो देख लीजिएगा, हस्त जिन्होंने सोच लिया था। 21वां प्रश्न है। सम्राट अशोक ने भारत के बड़े भाग पर शासन किया। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। बेगम, रानी, महारानी, सम्राज्ञी। अगर वैसे ही पूछा जाए इसमें से कोई एक शब्द हटा के कि आप उसके पर्यायवाची लिखिए तो आप ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर सम्राट शब्द का स्पेशली पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द,
तो आप केवल सम्राज्ञी करेंगे। याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा अलग शब्द है इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। बेगम का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? बादशाह। रानी का राजा, महारानी का महाराजा। चलिए अगला है, हमें हमेशा दुष्कर्म करने चाहिए। नहीं, दुष्कर्म हम नहीं करेंगे, इस वाक्य को ही बदल देते हैं। जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम शब्द लिख देंगे तो ये अच्छा वाक्य बन जाएगा, एक आदर्श वाक्य। हमें हमेशा दुष्कर्म नहीं करने चाहिए भी हो सकता है ना, लेकिन दुष्कर्म की जगह हमें एक शब्द लिखना है। तो क्या होगा बेटा, जब ऐसा शब्द आ जाए जो आपने पढ़ा नहीं है और विलोम पूछ लिया जाए, तो पहले तो कोशिश कीजिए कि मतलब ये पहचान करो कि एक जैसी आवाज वाले शब्द होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो कर्म आ रहा है, इसमें भी कर्म आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है ना, ये ज्यादा करीब है इसके। अब एक बार आगे वाला और देख लो, दुष् का मतलब होता है बुरा, तो बुरे का ऑपोजिट विलोम क्या होता है? सद। सद यानी अच्छा, तो सदकर्म जो है वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। रसाल मेरा पसंदीदा फल है। बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा मेरा पसंदीदा फल तो आम है, इसका रसाल कैसे? रसाल कैसे हो सकता है? तो रसाल का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि अगर वो रसाल का यूज नहीं करना चाह रहे तो हम उसकी जगह कौन सा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? कदली, कदली केला होता है, जम्बू जामुन होता है, आम्र आम होता है, रस भरी जो रस से भरी हुई है उसको बोला जाए, रस भरी बोला जाता है। तो क्या होगा? रसाल कौन है? रस से भरा हुआ। आम्र, आम जो है, जो फलों का राजा है, वो रसाल, आम्र और आम पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए, विराज बहुत मीठा बोलता है। रेखांकित वाक्यांश की जगह एक शब्द का प्रयोग करना है हमें। बहुत मीठा बोलता है, इतना नहीं चाहिए हमें, एक शब्द चाहिए इसके लिए। क्या होगा फिर? मेहनती, लोकप्रिय, सुलभ और मधुरभाषी। मेहनती जो मेहनत करता है, लोकप्रिय जो लोगों में प्रिय है, सुलभ जो आसानी से मिल जाए, और मधुरभाषी जिसका भाषण मीठा है। भाषण मतलब आवाज, बोलना, जिसकी बोली मीठी है वो मधुरभाषी होता है। मृदुभाषी भी आप कई जगह देख सकते हैं, ये शब्द मिलेगा। मृदुभाषी, मधुरभाषी एक ही बात है। 25वां है, दूर के ढोल सुहावने। लोकोक्ति का अर्थ है, आपको इस लोकोक्ति यानी इस कहावत का अर्थ बताने वाला वाक्य पहचानना है कि इसका अर्थ कौन से वाक्य में बताया गया है। अब अपने लोगों का हानि पहुंचाना, इसका क्या है? इसके लिए कौन सी लोकोक्ति होती है? ये तो नहीं होती, इसके लिए होती है घर का वेदी लंका ढाए। अपना दोष दूसरों पर थोपना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शक्तिशाली ही अधिकार पाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, दूर के ढोल सुहावने, है ना। तो ये इसका उत्तर हो गया है। दिल्ली में देखने योग्य कई दर्शनीय स्थल हैं। दिए गए वाक्य का त्रुटिपूर्ण भाग छांटिए। मैंने त्रुटि वाले कई शब्द लिए हैं क्योंकि कई क्या हो रहा है, आजकल हम ज्यादा ध्यान नहीं देते कि वाक्य कैसा है ना, हिंदी को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए त्रुटि वाले वाक्य मैंने ज्यादा लिए हैं और ये पूछे भी ज्यादा जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना है, दिल्ली में देखने योग्य कई दर्शनीय स्थल हैं, कोई त्रुटि नहीं। अब कोई कोई ऐसे भी होंगे ना जो कहेंगे कुछ गलती नहीं है, गलती होती है पेपर में थोड़ी छपता है ना, और ऑप्शन द कर देंगे कि बस हो गया हमारा तो उत्तर, इसमें कोई गलती नहीं, एकदम सही है। लेकिन इसमें एक गलती है बेटा, क्या है? देखिए, जो चीज देखने योग्य होती है, ये एक वाक्यांश होता है, इसके लिए आपसे पूछा भी जा सकता है कि देखने योग्य के लिए क्या शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, वो होता है दर्शनीय। ठीक है, तो यहाँ पर या तो देखने योग्य आना चाहिए था या दर्शनीय आना चाहिए था, एक ही चीज आनी चाहिए थी, दोनों एक साथ दे दी है, तो ऑप्शन ब जो है वो हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, 27वां और आखिरी प्रश्न है, मैं, तुम और वह साथ जाएंगे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है। लास्ट का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा टेढ़ा है ना। मैं उत्तर बताऊं उससे पहले एक बार ऑप्शन देख लो और अपना उत्तर सोच लो आप कि इसमें कौन सा होगा। चारों वाक्य को अच्छे से पढ़ो और देखो, उसके बाद मैं उत्तर बताती हूँ। बेटा इसका उत्तर जो होगा वो द होगा। क्यों होगा? जब हम एक ही वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम मध्यम पुरुष को रखते हैं, फिर अन्य पुरुष को, फिर उत्तम पुरुष या जो प्रथम पुरुष जो मैं है वो आता है। ये सीक्वेंस फिक्स है, अगर आपको शुद्ध करने के लिए आ जाता है तो आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, अदरवाइज ऊपर वाले वाक्य भी सही है,
लेकिन सही करने के लिए बोला गया है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। तुम, वो और मैं तुम और वो नहीं होता है, तुम, वो और मैं होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा इसको। तो यहीं पर आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हिंदी भाषा सीखते रहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जय हिंद, जय भारत।